सभी को मेरा नमस्कार। परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए तो हम अपने तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं और मनु का संविधान यानी भारत मनु का संविधान वर्सेस भारत का संविधान। ठीक है, तो अब हम वही बात कर लेते हैं, मनु वर्सेस भारत का संविधान। देखिए, मनु वर्सेस भारत के संविधान में मैं आपको बता रहा था, जैसे कि हम बात कर रहे थे राजा निरंकुश कैसे, मतलब राजा पर अंकुश रखने के लिए मनु कुछ उपाय की बात कह रहा था। तो मनु क्या कह रहा था? मनु ने एक बात कही कि मनु ने राजा पर अंकुश लगाए रखने के लिए, अंकुश यानी कंट्रोल, अंकुश लगाने के लिए कुछ उपाय बताए। लगाने के लिए कुछ उपाय बताए। ठीक है, तो क्या बताए? पहला उपाय बताया था उसने कि राजा का कर्तव्य है कि राजा राज्य धर्म के अनुसार कार्य करे, कि राजा राज्य धर्म के अनुसार कार्य करे, राज्य धर्म के अनुसार कार्य करे। बात सही है ना? बिल्कुल। चलिए, राज्य धर्म, और आज के टाइम पे ये बात कैसे होती है? ये तो थी मनु के संविधान की, लेकिन भारत के संविधान में ये बात कैसे लागू होती है? ये बात लागू होती है कि राजा मतलब होता है राष्ट्रपति, आज के टाइम पे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ये तीनों जो हैं, ये इससे बड़ा पद भारत में नहीं होता है। ठीक है, यही राजा है। तो भारत के राजा के रूप में आज ये तीनों काम कर रहे हैं। तो क्या ये संविधान से ऊपर काम कर रहे हैं क्या, या अधीन काम कर रहे हैं? तो कुल मिला के आज के राज्य धर्म का अनुसार मतलब क्या होता है आज का संविधान? तो ये कहते हैं कि भारतीय संविधान में भारत का प्रमुख, अब प्रमुख कोई भी मान लीजिए आप, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एक सेंसिबल तरीके से बात कर रहा हूं मैं। भारत का प्रमुख संविधान के अधीन रहकर कार्य करे, संविधान के अधीन रहकर कार्य करे। तो संविधान के अधीन रहकर कार्य करने की बात कही गई है। ओके, चलिए, उसके बाद पहला पॉइंट यहां से, अब सेकंड पॉइंट आता है मनु का ही। तो सेकंड पॉइंट मनु में ये कहता है कि भाई दूसरे उपाय क्या है कि हम राजा को निरंकुश ना होने दें, उस पर अंकुश लगाए रखें। तो दूसरी बात कहता है कि राजा को संस्थागत नियंत्रण, एक होता है इंस्टीट्यूशन कंट्रोल। इंस्टीट्यूशन कंट्रोल का मतलब है, जो मनु ने कहा कि राजा को अपने सभी कार्य अपने विवेक से नहीं, बल्कि अपने द्वारा बनाई गई मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करने चाहिए। यह बात मनु कहता है। तो मनुस्मृति में यह बात कही गई, जो मनु ने लिखी है, उसमें कहा गया दूसरा उपाय है। तो पहला है धर्म के अधीन, ये तो था धर्म के अधीन रहकर काम करे। ठीक है, चलिए, और इसका मतलब था संविधान के अधीन, ये था आपका संविधान के अधीन रहकर काम करे। दोनों का बात तो एक ही है, उस समय धर्म से बड़ा कोई कानून नहीं और आज के समय में संविधान से बड़ा कोई कानून नहीं। तो दूसरी बात यह कहता है कि संस्थागत नियंत्रण होना चाहिए, और संस्थागत नियंत्रण का मतलब है इंस्टीट्यूशन कंट्रोल। इंस्टीट्यूशन कंट्रोल का मतलब है कि आज यानी उस समय मनु ने मनुस्मृति में कहा और राजा को आदेश दिया, राजा को यह कहा कि आप ईश्वर के प्रतिनिधि जरूर हैं, आपकी रचना ईश्वर ने जरूर की है, लेकिन आप राजा यदि अपने सभी शासन संबंधी कार्य अपने स्वयं विवेक से ना करके अपने विवेक का इस्तेमाल करे, ऐसा नहीं है कि मंदबुद्धि हो या कोई अयोग्य, नहीं, ऐसा राजा नहीं, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह और परामर्श और उसके सुझाव से कार्य करे तो ज्यादा बेहतर है। यानी बाध्यकारी बनाया है इसको। क्या बनाया? बाध्यकारी। इसको बाध्यकारी बनाया गया है कि राजा अपने स्वयं विवेक और सर्वाधिकारवादी शक्तियों का उपयोग ना करके
राजा अपने मंत्रियों के परामर्श और उसकी सलाह पर कार्य करेगा। तो यह बात बोली गई संस्थागत नियंत्रण में कि राजा अपनी शक्तियों का प्रयोग, राजा अपनी शक्तियों का प्रयोग, अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह, मंत्री परिषद की सलाह व परामर्श पर करेगा। बताओ, यह बात बोली गई संस्थागत नियंत्रण में। तो मुझे बताइए, आज के समय पे ये वाली मैं बात करके देखता हूं तो मुझे बिल्कुल सही साबित होती है। और ये कैसे होती है सही साबित, बताइए। आज के टाइम पे भारत के संविधान में, आज के समय में भारत के संविधान में क्या यह बात नहीं कही गई है आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1 में कि राष्ट्रपति अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग, या राष्ट्रपति अपनी सभी कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग कैसे करेगा? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की सलाह पर ही करेगा। यह बात बोली गई है ना। और प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा। ठीक है, तो इस बात को बोला गया है हमारे आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1 में कि भारत का राष्ट्रपति, और जो मैं पढ़ा भी चुका हूं पॉलिटी में, राष्ट्रपति कार्यपालिका की सभी शक्तियों का, कार्यपालिका की सभी शक्तियों का प्रयोग पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के परामर्श एवं सलाह पर करेगा। चलिए, और ये बाध्यकारी और है, ये संवैधानिक और है। ये उस समय भी संवैधानिक था, उस समय मनु का संविधान चल रहा था, ये भारत का संविधान है। तीसरी बात बोली जाती है भाई साहब इसमें, मनु के संविधान में ही, कि दंड का विधान है। यानी भाई साहब दंड का विधान मतलब सजा है, सीधे सजा का प्रावधान है। यानी कोई भी धर्म के ऊपर रहकर काम करेगा या मंत्री परिषद की सलाह नहीं मानेगा, उसके लिए दंड का विधान भी है। और दंड का विधान कौन तय करेगा? इसके लिए जनता, मनु के संविधान में। और बताया गया कि यदि राजा अपनी मंत्रियों से बिना पूछे और धर्म के ऊपर रहकर कार्य करता है, फिर धर्म ही राजा को नष्ट कर देगा, या और जनता ही उस राजा का सर्वनाश कर देगी। जनता ही राजा को गद्दी से उतार सकती है। यह बात दंड के विधान में बोली गई है। लेकिन आज के समय में दंड का विधान चलता है राष्ट्रपति के लिए महाभियोग, और राष्ट्रपति संविधान से ऊपर रहकर काम करता है। सब राष्ट्रपति जो भारत का राजा है, राष्ट्रपति संविधान से ऊपर रहकर काम करेगा, या कल को भारत का प्रधानमंत्री ऊपर रहकर, संविधान से ऊपर रहकर काम करेगा, तो प्रधानमंत्री संविधान से ऊपर रहकर कार्य करेगा तो उसके लिए बैठी है सुप्रीम कोर्ट। और राष्ट्रपति यदि संविधान से ऊपर रहकर काम करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह नहीं मानेगा, उसका परामर्श नहीं मानेगा, तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाकर उसे दंडित किया जाएगा। यह बात कही गई है हमारे आर्टिकल 61 में। और राष्ट्रपति के लिए क्या लाया गया है? एक महाभियोग लाया है। और महाभियोग में भी पॉलिटिकल एक्शन में पढ़ा चुका हूं, जिसे इंपीचमेंट कहा जाता है। यह है महाभियोग, दंड का विधान। चलिए, तो आज यहां मनु और भारत के संविधान में आपने यहां तक तो देख लिया कि लगभग कितनी सिमिलरिटी है, लगभग बताइए। राजा की उत्पत्ति से लेके मैंने प्रजा का रक्षण, प्रजा का लोक कल्याण, वेलफेयर ऑफ द पीपल, है ना, प्रोटेक्टर टू द पीपल, जो राजा के कर्तव्य होते हैं। ठीक है, दो कर्तव्य कि प्रोटेक्ट टू द पीपल एंड वेलफेयर फॉर द पीपल, ये बताया। उसके बाद मैंने फिर भारत के संविधान में बताया कि भारत के संविधान में राजा कैसे कैसे काम करता है, उसकी तुलना की पूरी। उसके बाद सेकंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में मैंने आपको यह बताया कि राजा को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि राजा एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसका पद इतना बड़ा है कि वो कभी भी निरंकुश हो सकता है। ठीक है, चलिए, जैसे कि आज के समय में यदि कोई गांव में सरपंच ही बन जाता है तो उसकी छाती चौड़ी हो जाती है एकदम,
कि मैं ही हूं, सब कुछ हूं जो। तो सोचिए, जब सरपंच के बनने पर लोगों में इतनी ताकत और इतना घमंड आ जाता है, तो सोचो कि भारत का राष्ट्रपति और भारत का प्रधानमंत्री बनने पर तो वो क्या ही करता होगा। यानी इतना बड़ा पद और इतने बड़े पद के बावजूद इतनी सारी शक्तियां, इतनी सारी पावर आपके हाथ में आ गई, सब कुछ आ गया, राजपाट आपके हाथ में आ गया, राजनीति के सबसे बड़े धुरंधर बन गए आप। तो सोचो उस व्यक्ति को घमंड क्यों नहीं आए। घमंड आना लाजमी है, और व्यक्तियों में जो घमंड होता है वो पद और प्रतिष्ठा के साथ बढ़ता जाता है। ये इतिहास गवाह है इस चीज का। आप देख लीजिए, आज जिसका जितना फेम है उसमें उतना ही ज्यादा घमंड है। कुछ अपवाद ऐसे हैं आज के समय में, उनमें नहीं है, लेकिन 90% मैं बता रहा हूं आपको, 90% आज भी ऐसे लोग हैं जिनको जितना थोड़ा सा फेम मिल गया, चाहे कहीं भी हो, चाहे इस बॉलीवुड की दुनिया में हो, ठीक है, चाहे पॉलिटिक्स की दुनिया में हो, चाहे किसी को राजगद्दी मिलने से घमंड आया, तो किसी को फेम मिलने से घमंड आ गया। कोई स्टार बन गया, रातों रात स्टार बन गया, तो अब ये मान लो कि भैया इंस्टाग्राम पे तो आए बैठे हैं, और आज का टाइम है रील्स का टाइम। बस आज पता नहीं कि रातों रात कौन फेमस हो जाए। आपने थोड़ा बहुत कुछ बनाया, आप मान लो फेमस हो गए। पता है इंस्टाग्राम पे शायद कुछ टाइम पहले, आज तो नहीं, कोविड से भी पहले भी एक लड़की ने आंख मारी थी शायद फिल्मी तरीके से, रातों रात फेमस हो गए। देखिए, मतलब कहते हैं कि घमंड किस व्यक्ति में नहीं आ सकता। क्वेश्चन ये है, घमंड आ सकता है ये नहीं क्वेश्चन, घमंड किस व्यक्ति में नहीं आ सकता, क्वेश्चन ये है जिसको फेम मिला, जिसको पोजीशन मिली, जिसको पोस्ट मिली, जिसको ओहदा मिला, जिसको जरूरत से ज्यादा सम्मान दे दिया गया, घमंड तो उसे भी आ गया। तो ये क्या चीज है फिर। खैर, तो ये सारी चीजें आपको यहां तक लगी। चलिए अब आते हैं हम मनु की कानून व्यवस्था। देखो, मनु की कानून व्यवस्था आज हमारे भारत के संविधान से मेल खाती है। कैसे, चलिए, तो उत्पत्ति सिद्धांत समझ गए, दैवीय वाला, ठीक है। तो अब आते हैं मनु की कानून व्यवस्था। मनु की कानून व्यवस्था, और देखना कि मनु की जो कानून व्यवस्था है ये बहुत अच्छे तरीके से मेल खा रही है भारत के संविधान से, कि मनु की कानून व्यवस्था। चलिए, तो मनु की कानून व्यवस्था तथा भारत की कानून व्यवस्था, यानी मनु का लॉ सिस्टम कैसा है और भारत का लॉ सिस्टम कैसा है। भारत की कानून व्यवस्था, देखें, मनु की कानून व्यवस्था में पहली बात कर लेते हैं विधायिका की। मनु ये कहता है कि राज्य में कानून निर्माण के लिए एक ऐसी परिषद होनी चाहिए जिसका नाम विधायिका होना चाहिए, जिसका नाम विधायिका होना चाहिए, यह कहता है मनु। तो मनु ने कहा कि कानून निर्माण के लिए, किसके लिए, कानून निर्माण करने के लिए, कानून निर्माण के लिए एक सभा होनी चाहिए। उस सभा का नाम परिषद होना चाहिए, और वही परिषद आगे जाके विधायिका के नाम से जानी गई। किसके नाम से, विधायिका के नाम से जानी गई। तो इसको लाया गया विधायिका के रूप में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेचर। क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर, विधायिका कहा गया। ये मनु कहता है कानून निर्माण के लिए एक सभा, और वह सभा परिषद एक विधायिका के रूप में जानी चाहिए, और उस विधायिका में 10 मेंबर होने चाहिए। कितने, 10 सदस्य होने चाहिए। और वह 10 सदस्य कौन होने चाहिए, जो वेदों का अध्ययन करते हो, वेदों के ज्ञाता हो। क्या हो, वेदों के ज्ञाता होने चाहिए। बिल्कुल, जो वेदों को जानते हो, जो पढ़े लिखे हो, जो कानून की समझ रखते हो, वही लोग क्या होने चाहिए, विधायिका में होने चाहिए। और ऐसे लोग विधायिका में 10 होने चाहिए। तो विधायिका नाम कहां से आ गया, विधायिका नाम मनु के संविधान से आ गया। यानी कुल मिला के यदि मैं आज की तुलना करूं तो भारत के संविधान से भी तुलना कर सकते हैं। आज हमारे बात बताइए, आज हमारे भारत में आर्टिकल 79 के तहत और 80 के तहत, ठीक है, 79 और 80 आर्टिकल क्या कहता है,
कि भारत में एक संसद काम करती है, भारत में एक संसद काम करती है जिसको केंद्रीय विधायिका बोलते हैं। और भारत की संसद पूरे भारत के लिए कानून बनाती है, बनाती नहीं बनाती, पूरे भारत के लिए कानून बनाने का काम कौन करती है? भारत की संसद, जिसको केंद्रीय विधायिका यानी सेंट्रल लेजिस्लेचर कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहां पर कि भारत की संसद काम करती है। देखो कि भारत की संसद अर्थात केंद्रीय भारत की संसद पूरे भारत के लिए कानून बनाती है, पूरे भारत के लिए, पूरे भारत के लिए एक कानून निर्माण की संस्था है, एक कानून निर्माण की संस्था है, निर्माण की संस्था है और सर्वोच्च संस्था और संस्था है जिसको क्या कहते हैं? केंद्रीय विधायिका बोलते हैं। अब बताइए क्या विधायिका मनु के संविधान से लगभग मेल नहीं खाती क्या? कि यहां भी विधायिका है, यहां भी विधायिका है। तो कुल मिला के बात हो गई कि विधायिका विधायिका। ठीक है, चलिए अब इसमें कितने मेंबर होने चाहिए? अब देखो इसमें भी सदस्य होने चाहिए। आज हमारी केंद्रीय विधायिका के दोनों सदस्यों को मिला लें तो 543 प्लस 245 लोग उपस्थित हैं। ये लोकसभा के हैं तो ये राज्यसभा के हैं। बताइए अब दोनों को मिला लें तो वही है, लेकिन इनमें बैठे हुए लोग अपने अपने क्षेत्रों के कौन होते हैं? धुरंधर होते हैं। अब कहोगे सर ये बताइए कि हमारे क्षेत्र का जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सर वो तो वेदों को पढ़ के नहीं आया। तो मनु तो ये कहता है कि वेदों को पढ़ना चाहिए। अरे वेदों का साइंस इनका मतलब है कि उस समय वेदों को ज्यादा मान्यता दी जाती थी, लेकिन आज के समय में क्या है? आज के समय में मान्यता दी जाती है कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहां की नॉलेज, वहां की कमियां, वहां की खूबियां आपको पता है या नहीं पता है, जिसे कहते हैं लोकल पॉलिटिक्स। क्या कहते हैं? लोकल पॉलिटिक्स। मुझे ये चीज समझ में आती है बस कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, जैसे कल को मान लो मैं इलेक्शन लड़ता हूं, इलेक्शन मान लीजिए, कहीं आप घोषणाएं मत कर देना, मैं सपोज करने की बात कर रहा हूं। कल को मैं इलेक्शन लड़ता हूं और इलेक्शन लड़ने के बाद सबसे बड़ी मेरी बेसिक जो नीड्स है, मुझे पता है कि मुझे सबसे पहले ये आइडिया होना चाहिए कि मेरे कॉलोनी में पानी आता है, किस टाइम आता है, किस टाइम पानी नहीं आता, पाइपलाइन कैसी हैं, ये पता होना चाहिए, यानी पानी की फैसिलिटीज कैसी हैं सबसे पहले तो। दूसरी अलावा घरों की स्थिति कैसी है, मेरी कॉलोनी में घर कितने हैं और उन घरों में अमीर कौन है, गरीब कौन है, इन द सेंस भेदभाव की दृष्टि से नहीं, यानी कौन कितना कमा रहा है, कौन कितना नहीं कमा रहा है और क्यों नहीं कमा पा रहा है, कितनी बेसिक सैलरी है लोगों की, क्योंकि बेसिक सैलरी से हम उनकी लाइफ स्टाइल का पता लगा सकते हैं। तो कल को यदि मैं मान लो एमपी बन जाता हूं तो मैं कम से कम अपने शहर के उन लोगों के साथ कुछ अच्छा बर्ताव यानी अच्छी सहायता कर सकूं। तो यही चीज होती है लोकल पॉलिटिक्स में। तो बस उनको वहां का ज्ञान होता है। तो कुल मिला के वो अपने क्षेत्र के क्या होते हैं? धुरंधर होते हैं। धुरंधर लिख लो, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मान लो एक व्यक्ति है जो अपने क्षेत्र के बारे में इल्म नहीं है उसे, लेकिन वो जीत गया। कभी ऐसा देखा है? क्योंकि जीतता वही है जिसे अपने क्षेत्र में पहचान प्राप्त होती है, और पहचान बनती है घूमने से, लोगों के साथ बैठने से, उनकी समस्याओं को सुनने से, उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन करने से। ऐसे नहीं है कि बस आए 2 दिन के मेहमान बनकर और यहां से लोगों का वोट वसूला और जीत गए। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। चलिए उसके बाद मैं बात कर लेता हूं, यहां तक तो आप समझ गए हैं, ठीक है। ये थी कानून व्यवस्था। और मनु कानून व्यवस्था के रूप में और भी कुछ कहता है। मनु तो यह भी कहता है कि हमारे उसमें एक न्यायालय होना चाहिए। राज्य को हमारे आपको बताया कि हिंदी कानूनी साहित्य में यानी प्राचीन भारत में राजतंत्र के समय राजा ही न्याय देने का काम करता था, यानी वही कानून बनाता था, वही कानून लागू करता था और राजा ही न्याय देने का काम भी करता था। तो जो न्याय का मसीहा था, जिसे न्याय का देवता बोलते हैं, सूर्य के समान, वो राजा हुआ करता था। तो राजा ही न्याय देने का काम करता था। अब राजा ही न्याय देने का काम करेगा तो फिर राजा अन्य काम कैसे करेगा? तो इसलिए राजा ने क्या किया, राजा ने अपने द्वारा नियुक्त किसी एक व्यक्ति को बैठा दिया और वो बन गया जज। क्या बन गया? जज बन गया। लेकिन जज बनने के लिए, न्यायाधीश बनने के लिए वेदों का अध्ययन होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
वेदों का अध्ययन होना चाहिए। अब वेदों का अध्ययन करने के लिए सबसे बड़ी जो जाति है वो है ब्राह्मण। तो राजा ने मनु के संविधान में, मतलब मनु ने राजा को संविधान, अपने संविधान में यह बोला, यह आदेश दिया कि आप ही न्याय के देवता हो, आप ही न्याय के मसीहा हो, लेकिन आप न्याय देने लगोगे तो अन्य काम कैसे करोगे? तो इसलिए राजा या राजा द्वारा नियुक्त कोई ब्राह्मण ही न्यायाधीश बन सकता है। यह बात मनु ने कही। तो मनु ने कहा कि न्यायालय में क्या होना चाहिए कि राजा द्वारा नियुक्त एक ब्राह्मण व्यक्ति होना चाहिए, और वही ब्राह्मण कौन बनेगा? न्यायाधीश बनेगा। क्या बनेगा? न्यायाधीश। अब ये मत सोचना कि सर मनु ने यहां पर तो जातिवाद कर दिया। जी बिल्कुल, मनु कुछ चीजों में जातिवाद कर रहा है, इसमें दिक्कत कहने में दोहराई नहीं है। मनु ने अपनी वर्ण व्यवस्था में, एक्चुअली में जो मनुस्मृति है ये सामाजिक व्यवस्था का दर्शन है, और सामाजिक व्यवस्था के दर्शन में मनु ने वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया है। और मनु अपनी वर्ण व्यवस्था में साफ साफ तरीके से शूद्रों का अपमान करता है। बिल्कुल बात है, जो शूद्र जनजाति है उसका वह अपमान करता है, उसको वह घोर अपमानित करता है, उसको नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। किसमें? मनुस्मृति में शूद्रों के साथ, और मनुस्मृति में मनु है, सीधी बात है। तो कुल मिला के वहां पे जातिवाद किया जा रहा है। ठीक है, वहां पे तो लैंगिक भेदभाव भी हो रहा है, वो सारी चीजें आपके सामने निकल कर आएंगी अभी। तो यहां पर वो कह रहा है कि एक ब्राह्मण ही न्यायाधीश होना चाहिए। अब यहां पर इन द सेंस मैं आज की भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि भाई भारत में केंद्रीय विधायिका तो काम कर रही है इस विधायिका के समान, ठीक है, लेकिन दूसरी बात मुझे क्या पता है, क्या न्यायालय में एक ब्राह्मण ही न्यायाधीश बनता है क्या हमारे? नहीं। देखो, ब्राह्मण का सेंस इंदा कहने का मतलब यहां पर यह है कि मनु कहना चाहता है कि भाई ब्राह्मण, उस समय जो ब्राह्मण थे, जो वर्ण व्यवस्था थी जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, ठीक है, तो सबसे ऊंची जाति, जो ऊंचा स्थान प्राप्त था वो ब्राह्मणों का था। ब्राह्मण वेदों को पढ़ते थे, वेदों को पढ़ाते थे, और सुनने की और समझने की क्षमता भी रखते थे। भाई जो वेदों को पढ़ेगा, वेदों का अध्ययन करेगा, वही तो सुनने और समझने की क्षमता रखेगा, ठीक है। और ब्राह्मण थोड़े शांत स्वभाव के भी हुआ करते थे। तो न्यायाधीश के रूप में ब्राह्मण को ही चुना मनु ने, और मनु कहता है कि ब्राह्मण ही न्यायाधीश बन सकता है, एक शूद्र न्यायाधीश नहीं बन सकता, ये मनु कहते हैं। तो मनु ने ब्राह्मण को इसलिए चुना, ठीक है, कि वो न्यायाधीश। लेकिन आज के समय में क्या है? राजा द्वारा नियुक्त। अब राजा कौन है? आज के संविधान की बात करूं मैं तो राष्ट्रपति। तो आज आपको पता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट बा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, नियुक्ति करता है। पर आप बोलोगे सर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है ना, वो ब्राह्मण को तो नहीं करता, तो ये सिमिलर। अरे भाई, मैं मानता हूं कि मनु ने जातिवाद किया है, लेकिन राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, उन्हें कानून की पढ़ाई की समझ होती है। आप ये मत कहिए सर किसी को भी न्यायाधीश बना देता राष्ट्रपति, नहीं। यदि आज राष्ट्रपति न्यायाधीश को नियुक्त कर रहा है तो वो केवल और केवल विधि के जो ज्ञाता हैं, जिन्हें कानून की समझ है, जिन्हें कानून की पढ़ाई की है उच्च स्तर की, उन्हीं को न्यायाधीश बनाता है वो, और वो भी अनुभव के आधार पर, ठीक है। तो उस वक्त वेदों के ज्ञान के आधार पर बनाया गया, और आज कानून की पढ़ाई ये भी एक तरीके का एक ज्ञान है, एक वेद है। चलिए, तो इसका मतलब ये यहां भी सिमिलर है। देखो कितना सिमिलर है भाई साहब ये दोनों। तो ये थी मनु की कानून व्यवस्था, समझे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। मनु की एक व्यवस्था और आती है, मनु की आती है कराधान व्यवस्था। कौन सी? टैक्स लेने की। ये देख लेते हैं एक बार, ये भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो लिखेंगे कि मनु की कराधान व्यवस्था, मनु की कराधान व्यवस्था। ये कराधान व्यवस्था का मतलब है टैक्स पेयर जो होते हैं, टैक्स पेयर सिस्टम जो हमारे भारत में, या उस समय मनु की बात कर लेते हैं, और यहां करेंगे भारत की कराधान व्यवस्था, भारत की कराधान व्यवस्था।
कराधान व्यवस्था। यानी आज हमारे भारत में टैक्स सिस्टम कैसा है, टैक्स पेयर सिस्टम कैसा है, देखें तो मनु की कराधान व्यवस्था में क्या है, मनु ये कहता है अपने राजा से, मनु एक्चुअली में उस राजा से कह रहा है जिस राजा ने कराधान व्यवस्था को लागू किया, वो कहता है कि राजा यदि कर नहीं लेगा, राजा यदि जनता से टैक्स नहीं लेगा तो वह अपने कोष को कैसे भरेगा, कोष जिसे फंड कहते हैं, राजकोष, वो अपने राजकोष को कैसे भरेगा, और यदि उस राजकोष को नहीं भरेगा तो उसमें पैसे नहीं होंगे, और पैसे नहीं होंगे तो वो आने वाले समय में प्रजा की रक्षण और प्रजा का लोक कल्याण कैसे करेगा, क्योंकि प्रजा के लिए वेलफेयर यानी वेलफेयर फॉर द पीपल करने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, मनी चाहिए होता है, और प्रजा का रक्षण करने के लिए पैसा चाहिए होता है। ठीक है, तो कुल मिला के यदि राजा अपनी प्रजा से कर नहीं लेगा तो अपने कोष को कैसे भरेगा, और कोष नहीं भरेगा तो दुर्ग का रक्षण कैसे करेगा, विदेशी आक्रमणों से प्रजा की रक्षा कैसे करेगा, और जनता का लोक कल्याण कैसे करेगा। तो इसलिए राजा को धर्म के अधीन रहकर ही कराधान व्यवस्था को लागू कर देना चाहिए। जिस राजा ने मूर्खतापूर्ण तरीके से, मनु कहता है जो राजा मूर्खतापूर्ण तरीके से जनता से कर लेता है, जनता से अधिक कर लेता है, वह राजा और जनता दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। यह बात बहुत अच्छी कही है। यानी जो राजा अपनी जनता से जरूरत से ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा कर लगाएगा, कर वसूलेगा, कर वसूली करेगा, उस प्रजा का और उस राजा का दोनों का ही अंत होना तय होता है। यह बात कहता है मनु। इसलिए मनु ने अपनी कराधान व्यवस्था में 5 सिद्धांतों को अपनाया कि राजा अपनी कर की व्यवस्था को लागू करते समय इन 5 सिद्धांतों को लागू करे। वो पहली है प्रजा रक्षण का सिद्धांत, दूसरा है व्यथा मुक्ति सिद्धांत, तीसरा है राष्ट्रीय अवसंरचना सिद्धांत, और चौथा है अधिक कर निषेध सिद्धांत, और पांचवा है लाभ कर सिद्धांत। तो ठीक है, अब मनु ने बोला कि मनु की कराधान व्यवस्था में राजा कर नियम लागू करते समय कर नियम लागू करते समय इन 5 सिद्धांतों को याद रखे। जैसे कि एक है प्रजा रक्षण का सिद्धांत, यानी प्रजा का रक्षा। और आपको बता दूं कि राजा के द्वारा वसूला गया कर का उद्देश्य केवल प्रजा की रक्षा करना होना चाहिए, ऐसा नहीं। क्योंकि राजा के कर वसूलने का अर्थ क्या होता है कि राजा अपनी जेब भर रहा है? नहीं, राजा को नहीं लगना चाहिए कि वो अपनी जेब भर रहा है, बल्कि जो राजा अपनी जनता से कर वसूलता है उसका मतलब यह है कि उन्हीं पैसों से वो उसकी रक्षा भी करना चाहता है। आज के भारतीय संविधान में आपको पता है जीएसटी लगती है, इनकम टैक्स लगता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगता है, उस पर टैक्स लगता है, ऑनलाइन गेमिंग्स पे जीएसटी लगती है। तो आज जीएसटी आप जो दे रहे हैं, आज इनकम टैक्स जो लोग दे रहे हैं, तो वो क्या है, यानी उनकी मेहनत के पैसे से ही उनकी रक्षा की जाती है। जो इनकम टैक्स कट रहा है, आपको बता दूं, जैसे मान लो कि आज 10 व्यक्तियों का इनकम टैक्स कट रहा है उनकी सैलरी में से, और वही 10 व्यक्ति उन्हीं सरकारी चीजों का फायदा उठाते हैं, जैसे कि रोड का, पानी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। आप समझ रहे हो ना? यानी आप लोग, जैसे आप दिल्ली मेट्रो में सफर करो, दिल्ली मेट्रो को आप पैसा दे रहे हो, भाई टिकट का पैसा तो दे रहे हो ना यात्रा करने का, और टिकट का पैसा जो दे रहे हो वो जीएसटी में लाके उसी टैक्स में से, उसी जीएसटी में से सरकार ले रही है आपसे, और सरकार फिर वही मेट्रो से फैसिलिटी दे रही है। भाई मेट्रो किससे चल रही है? मेट्रो चलती है बिजली से, और बिजली का पैसा कहां, कौन देता है? सरकार देती है। किसके पैसे से? आपके पैसे से। तो ये क्या है? ये वही चीज है, यानी ये सर्किल है, ये पैसा सिर्फ घूम रहा है, कहीं रुक नहीं रहा है। तो प्रजा का रक्षण सिद्धांत कर को लागू करते समय, ठीक है। दूसरा सिद्धांत होता है जिसे कहते हैं लाभ कर सिद्धांत। आपको बता दूं मैं कि आज के समय में भी यह सिद्धांत लागू है, लाभ कर सिद्धांत। उसके अलावा है अधिक कर निषेध सिद्धांत, जरूरत से ज्यादा नहीं, अधिक कर निषेध सिद्धांत।
चलिए उसके अलावा और कोई सिद्धांत है? व्यथा मुक्ति सिद्धांत लिख दें, व्यथा मुक्ति सिद्धांत, व्यथा मुक्ति सिद्धांत, एक ये सिद्धांत काम करता है, ठीक है, व्यथा मुक्ति। और एक कौन सा सिद्धांत है? एक सिद्धांत है आपका, एक तो व्यथा मुक्ति सिद्धांत हो गया, ठीक है, और एक सिद्धांत काम करता है जिसे कहते हैं राष्ट्रीय सिद्धांत, राष्ट्रीय योजना सिद्धांत, राष्ट्रीय योजना सिद्धांत, एक ये सिद्धांत काम करता है आपका। तो कुल मिला के ये 5 सिद्धांत काम कर रहे हैं। जब मनु के समय में जब राजा अपनी कर व्यवस्था लागू करता था तो सबसे बोलता था कि मैं प्रजा की रक्षा करूंगा, उसी पैसे से मैं लाभ, जो भी उद्योग लाभ कमाएगा उस प्रॉफिट पे, हानि पे नहीं, क्योंकि हानि तो पहले ही हो चुकी है, हानि पे टैक्स कोई लेता है क्या? सब टैक्स लेते हैं प्रॉफिट पर। इतना जितना मान लो आपका प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा उसका उतना ही % मैं टैक्स ले लूंगा, अधिक कर नहीं लूंगा आपसे। व्यथा मुक्ति यानी चिंता से मुक्त रहो, बिल्कुल। उसके अलावा राष्ट्रीय योजना यानी मैं इस प्रकार कर लगाऊंगा जिसमें हमारा देश और हमारी प्रजा दोनों साथ साथ उन्नति करेंगे, उसे बोलते हैं राष्ट्रीय योजना सिद्धांत। चलिए ये 5 सिद्धांत हो गए आपके। लेकिन आज की भारत की कराधान व्यवस्था में मैं आपको बता दूं, और मनु ने यह भी बोला था कि जो राजा आवश्यकता से अधिक और मूर्खतापूर्ण तरीके से अपनी जनता से कर वसूलता है उस प्रजा का नाश और राजा का नाश दोनों साथ साथ होता है। चलिए उसके अलावा की बात करें तो भारत की कराधान व्यवस्था में मैं आपको बता दूं, आज भी भारत की कराधान, भारत के टैक्स पेयर सिस्टम में यह बात कही गई है कि भारत का राजा कौन? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद में वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। तो भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, ये भारत के राजा हुए। और भारत के राजा आवश्यकता से ज्यादा कर नहीं लगा सकते। आज भी हमारे भारत के राजा यानी भारत के संविधान के में जो राजा हैं वो आज भी टैक्स को लागू करते समय मनु के इन सिद्धांतों का ही पालन करते हैं, जैसे कि प्रजा रक्षण का सिद्धांत, ठीक है, यानी कभी भी सरकार आपसे टैक्स वसूलते समय अधिक टैक्स नहीं वसूलती, ठीक है। टैक्स वसूलते समय उन पैसों से, बल्कि उन पैसों से नरेंद्र मोदी जी अपनी जेब नहीं भर रहे हैं, निर्मला सीतारमण उनकी जेब में नहीं जा रहा है पैसा, ये आपका पैसा है, ये सरकारी खजाने में जाता है। ये ऐसा नहीं है कि आपको क्या लगता है कि जो जीएसटी जो इनकम टैक्स ले रहे हैं क्या सीतारमण उनसे अपना जेब भर रही है? ऐसा नहीं हो सकता। वित्त मंत्री आपकी हैं, वो सार्वजनिक पद है, समझे ना। और आप जो पैसा दे रहे हैं ना वो राजकोष में जा रहा है, और राजकोष से फिर पैसा आपकी सैलरी के रूप में, आपको फैसिलिटी के रूप में, आपको स्कीम्स के रूप में मिलता है। तो प्रजा रक्षण का सिद्धांत, लाभ कर सिद्धांत, प्रॉफिट होगा हम लेंगे आपसे, अधिक कर ज्यादा कर नहीं लेंगे, ठीक है, ये वाली बात है। यानी कुल मिला के इन 5 सिद्धांत का आज भी प्रयोग किया जा रहा है। और भारत का राजा कौन है? भारत का राजा है राष्ट्रपति। भारत का प्रमुख कौन है आज? राष्ट्रपति। पीएम, प्रधानमंत्री हो सकता है, उसके अलावा और कर व्यवस्था में देखें तो वित्त मंत्री हो सकता है, वित्त मंत्री। इनके बीच में होता है कोरिलेशन कराधान व्यवस्था में, ठीक है, टैक्स पेयर सिस्टम, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। और आपको कैसा लग रहा है? धीरे धीरे हम मनु के संविधान की तुलना भारत के संविधान से कर रहे हैं। जो बातें सिमिलर हैं उन बातों को बताया भी जाएगा, जो बातें सिमिलर नहीं है उन बातों को भी यहां पर कंपैरिजन किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, और अभी के लिए सभी को मेरा नमस्कार।